आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीति का उठापटक जारी है। इसी मामले में प्रदेश की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर एक के बाद एक तीखे हमले किए। मुद्दा सिर्फ मनरेगा नहीं था, बल्कि मजदूरों के हक, गांधी नेहरू की विरासत, छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका और आने वाले चुनाव, सब कुछ पायलट के निशाने पर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको खत्म करने की जो काम सरकार ने किया है, इस प्रकार से समय से पहले टेंडर खुल जाते हैं, काम चालू हो जाता है, लाभार्थियों के नाम पहले आ जाते हैं, तो प्रक्रिया ना तो ट्रांसपेरेंट है ना पारदर्शी है। पिछड़ा, गरीब, दलित और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वो तो आज भी नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को ब्लेम कर रहे हैं पूरे देश में जो हो रहा है। गुणवत्ता की जांच करके अगर कोई निर्णय लिया जाए उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए, अखबारों में छाने के लिए इस प्रकार किया जाता है। बहुत जिद करी इन्होंने, महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अंत में खुद प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए और हाथ जोड़ के कहा मैं विड्रॉ करता हूँ, और जिस भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। राजधानी रायपुर पहुंचते ही सचिन पायलट ने सबसे पहले मनरेगा के नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं, बल्कि देश के सबसे गरीब मजदूरों के रोजगार के अधिकार पर सीधा हमला है। कुछ दिन पहले ना सिर्फ उस योजना का नाम बदला, लेकिन एक तरह से उस योजना को समाप्त करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने चर्चा करी दिल्ली में, और देश भर से न सिर्फ कांग्रेस के लोग, लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, जिनको प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको खत्म करने की जो काम सरकार ने किया है, उसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, तमाम राज्य सरकारें, एनजीओज, समाजसेवी संस्थाएं, सब लोग, क्योंकि उद्देश्य ये है कि पहले जो नरेगा योजना थी उसमें 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार। अब वो रेशो बदल के कर दिया है 60-40। दूसरा, पहले जो निर्णय लिए जाते थे कि गांव में कहाँ कुआं बनेगा, सड़क खुदेगी या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो निर्णय ग्राम पंचायत लेती थी। अब सारा निर्णय जो सेंट्रलाइज कर लिया गया है, कौन कहाँ कितना काम करेगा, इसका निर्णय सेंट्रलाइज स्कीम्स के आइटम्स हैं उसके आधार पर किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ ठप था, तब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक जीवन धारा मिली हुई थी कि नरेगा से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि साल के 2 महीने नरेगा बंद रहेगा, ये कार्यक्रम बंद रहेगा। उससे जो वेज रेट है, जो लेबर का या काम मजदूर करने वालों को जो पैसा मिलता था, भारी कटौती आई इसके अंदर। और एक सीलिंग लगा दी है। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था। अगर कोई सरपंच या प्रधान बहुत एक्टिव है तो वो कितने करोड़ का काम अपने गांव में करा सकता था, मांग पे डिपेंड करता था। अब इन्होंने सीलिंग लगा दी है, एक कैप कर दिया कि इतना पैसा आप खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता बोलते हैं कि हमने ये रिफॉर्म किया है, इसको सुधार करने की कोशिश की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में आप इस योजना को और विस्तारित करते और व्यापक बनाते, इनके रेट बढ़ा देते। उन्होंने तो एक सुनिश्चित तरीके से इस योजना को धीरे धीरे ख़त्म करने का काम किया। किसी राज्य में आप देख लीजिए, जो लेबर डेज हैं, जो वेज रेट हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये एक घातक प्रहार है उस देश में जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जो खाई अमीर गरीब की लगातार बढ़ रही है। और पायलट यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने वर्तमान सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन मूल्यों पर देश खड़ा है, उन्हीं मूल्यों को आज सत्ता में बैठे लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं। इतने साल से शासन में है, 11 साल के शासन के बाद इतना घमंड और अहंकार उनमें आ गया है
कि जनता की पीड़ा क्या है, जनता के इश्यूज़ क्या हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आज भी नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को ब्लेम कर रहे हैं पूरे देश में जो हो रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि आप तीसरी बार सत्ता में आए हैं, एक खंडित जनादेश है, आप एक कोalition सरकार है, बावजूद उसके आप इतने घमंड में कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद पायलट ने छत्तीसगढ़ की साय सरकार को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने सरकार को रिमोट कंट्रोल सरकार करार देते हुए कहा कि फैसले रायपुर से नहीं बल्कि दिल्ली से लिए जा रहे हैं। आप एक कोalition सरकार है, बावजूद उसके आप इतने घमंड में कार्रवाई कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने देखा है कि जो शासन यहाँ पे चल रहा है वो सीधा दिल्ली का शासन है। यहाँ के लोगों ने वोट किया था यहाँ की सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ सारे आदेश और निर्णय जो होते हैं वो नई दिल्ली से हो रहे हैं। इन मामलों पर यदि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह बयान सीधे सीधे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया है। कांग्रेस अब राज्य सरकार को जनविरोधी और केंद्र की कठपुतली बताने की रणनीति पर काम कर रही है। राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक भी हुई। इस बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि सभी जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हम लोगों ने करी है। उन सबसे आज हम मीटिंग करेंगे। उनको हमने एक रोड मैप भी दिया है काम करने का, और बहुत जल्द अध्यक्ष जी और हम बात करेंगे। जब भी ऐसी ट्रेनिंग होती है, कैंप होता है, तो उसमें खड़गे साहब भी जाते हैं, राहुल गांधी जी भी आते हैं। स्थान और समय अभी हमें निर्णय करना है, क्योंकि अभी लोकसभा का सत्र भी चालू होगा फरवरी में, लेकिन बहुत जल्द ये कार्यक्रम को हम करेंगे प्रदेश के किसी एक अच्छे इलाके में। बैठक में जम्बूरी विवाद और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। पायलट ने अप्रत्यक्ष रूप से बृजमोहन अग्रवाल मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह और टेंडर में पारदर्शिता की कमी की बात भी कही। इशू ये नहीं है कि भाजपा के किस नेता ने अपने किस नेता के खिलाफ क्या काम किया है। मसला ये है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का पैसा है, जिस उद्देश्य से आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, क्या उन नियमों का पालन हुआ है, क्या पारदर्शिता बढ़ती गई है। ये टैक्स बेस का पैसा है, जिस ईमानदारी की दुहाई भाजपा हमेशा देती है, क्या वो ईमानदारी का प्रदर्शन ये हो रहा है। इस प्रकार से समय से पहले टेंडर खुल जाते हैं, काम चालू हो जाता है, लाभार्थियों के नाम पहले आ जाते हैं, तो प्रक्रिया ना तो ट्रांसपेरेंट है ना पारदर्शी है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ईगो छोड़कर जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार थे इस कार्यक्रम के लिए। और जो हो रहा है जनता भी देख रही है ना। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लें, कितना भी कांग्रेस को आप भला बुरा कहें, लेकिन आपके अंदर यहाँ पर नाक के नीचे जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, करप्शन हो रहा है, उसको जनता देख रही है। इसके साथ ही जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले पर भी पायलट ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जिम्मेदारी से पीछे हटना चिंता का विषय है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नेता दुहाई देते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो पिछड़ा, गरीब, दलित और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये आंकड़े प्रस्तुत कर कर बोलते हैं कि स्थिति बहुत बेहतर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, और खासकर कमज़ोर वर्ग, इन पर लगातार उत्पीड़न, अत्याचार और प्रहार किए जाते हैं, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन और लोगों के जहन में एक सुरक्षा का भाव पैदा करने में असफल रही है। पायलट ने केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि पहले योजनाएं लाई जाती है, फिर विरोध होते ही सरकार बैकफुट पर आ जाती है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, बहुत जिद करी इन्होंने, महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अंत में खुद प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए और हाथ जोड़ के कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ऐसे ही जो हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधित करने का काम केंद्र सरकार ने शुरू में किया था, हमने विरोध किया, अपने हाथ खींच लिए। मोबाइल फ़ोनों के ऊपर एक चिप डालकर उसको ट्रैकिंग वाला उन्होंने घोषणा करी, जब विरोध हुआ उस पर हाथ खींच लिए। और इस बार भी मैं बताना चाहता हूँ, नरेगा को लेकर जो मंशा है, ये कहते हैं ये नरेगा 2.0 है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उन्होंने उनका अपमान किया है। और जो मूल भावना है, हम लोग यूपीए सरकार में राइट बेस्ड सरकार चला रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू वर्क, और हम चाहते थे कि जो वेज रेट है, लेबर रेट है, वो बढ़े,
ताकि जो मजदूरों को पैसा आवंटन मिलता है वो बढ़ोतरी हो। आप अगर नरेगा ख़त्म कर देंगे तो जो ठेकेदार शोषण करते हैं मजदूरों का, वो कम पैसे में काम कराएंगे। ये उनके जेब में पैसा कैसे कम जाए, कैसे वो सरकार पर डिपेंड करें, तो ये दुर्भावना से किया गया है। हम पूरा विरोध करेंगे इसको। अनेक प्रोग्राम हम लोगों को दिए हैं प्रदेश में लागू करने के लिए। जिला स्तरीय हम लोग कार्यक्रम करेंगे, ब्लॉक स्तरीय करेंगे, घेराव करेंगे, धरना करेंगे, रैली करेंगे, सबको साथ लेकर आएंगे और अगले कई हफ्तों तक हम लोग छत्तीसगढ़ में जन जागरण अभियान चलाएंगे। बैठक का सबसे बड़ा फैसला रहा मनरेगा बचाओ संग्राम। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2026 तक राज्य भर में बड़ा आंदोलन चलेगा। कौन कौन से हैं वो आंदोलन, चलिए बताते हैं आपको। 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर चौपाल और जनसंपर्क अभियान चलेगा। 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना और 31 जनवरी से जिला कलेक्टर कार्यालयों का घेराव शुरू होगा और 7 से लेकर 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव किया जाएगा। एक ओर बीजेपी अपने नए नए योजनाओं के विस्तार में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा साफ है कि कांग्रेस मनरेगा को 2026 की रणनीति का केंद्र बनाना चाहती है। एक तरफ मजदूरों का मुद्दा, दूसरी तरफ संगठन को धार और तीसरी तरफ बीजेपी सरकार को दिल्ली से नियंत्रित बताने की रणनीति। अब सवाल साफ है, क्या मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस को जनता के बीच नई ऊर्जा देगा या सरकार इस आंदोलन को राजनीतिक स्टंट करार देगी? फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में सड़कों से लेकर सदन तक टकराव तेज होने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।